तो हम पहुंच चुके हैं तीसरे प्रश्न पर और हम यहाँ पे प्रश्न को यहाँ पे जान ले भाई। तीसरे प्रश्न जो मिलता है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 के चारों क्या होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, तो 4 दूनी 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे टोटल बनता है और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से हम हल करेंगे और इसका जवाब आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेंगे। भाई पीछे प्रायिकता वाले हमने सवाल थोड़ी से अच्छे नहीं किए हैं, खैर छोड़िए आप। अब आप आगे वाला ध्यान दीजिए, आगे वाला कैसे करते हैं। कह रहे हैं उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद। भैया क्या कह रहे हैं, समांतर श्रेणी का हमें दिया गया है प्रथम पद। क्या दिया गया है, हम प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ए बराबर लिख रहा हूं मैं कितना 4, प्रथम पद 4 और अंतिम पद की बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम पद हमको ए एन से अगर हम दिखा देंगे तब पर भी हमारा कुछ गलत नहीं है। और ये कितना है 49 है, ये हमने कर दिया है। और सभी पदों का योग कितना है, सभी पदों का योग, हम यहाँ पे सभी पदों का योग कह सकते हैं या फिर पदों का योग कह सकते हैं या फिर योग कह सकते हैं। एस एन बराबर कितना हो रहा है 265 हो रहा है, इतना हमने लिख लिया। अब यहाँ पे चूंकि योग की बात की जा रही है, तो पदों का योगफल जो सूद होता है, पदों का योग, सभी पदों का योगफल का जो सूत्र होता है एस एन बराबर जो होता है वो तो 2-3 सूत्र होते हैं। पहला बात तो आप देख लेंगे, वो होता है n/2 2a + n-1 d, ये करके होता है फॉर्मूला। ठीक, ये भी फॉर्मूला होता है। एक तो ये भी होता है n/2 और होता है a + an। ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है और an को जगह l भी लिख देते हैं, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद का योगफल और n/2 कर देते हैं तो काम हो जाता है। तो फिलहाल Sn बराबर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इसका प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमको d की वैल्यू नहीं पता है। तो हमको जितना कुछ पता है वो इस पे मिल जाता है और इस पे हम रख देंगे। Sn बराबर हम 265 हम रख देते हैं और बराबर n की वैल्यू तो निकालनी है और यहाँ पे 2 रख देते हैं। ए मतलब पहला पद कितना है 4 हमने रख दिया है प्लस an यानी कि 49 यानी कि अंतिम पद वो हमने रख दिया है फॉर्मूले में। 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो करा देते हैं भाई, करा ही देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 265 × 2 बराबर n, और यहाँ पे ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तब ये गुणे में होंगे और 9 4 13 3 और यहाँ पे 53 कुल मिला के मिल जाएगा। अब 53 को हम नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 265 × 2/53। हम इसको गुणा करा सकते थे लेकिन अभी हमको डिवाइड करना था, इस वजह से हमने सोचा क्यों इतना मेहनत करना, पहले हम डिवाइड कर लेते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करा ही लेंगे, उसमें क्या रखा है। तो भाग करते हैं। अब ये कितनी बार कटेगा, मेरे ख्याल से 3 × 5 = 15, 5 बार जाना चाहिए। अगर आप इसमें 5 से गुणा कराते हैं तो 5 × 3 = 15, 5 से लेके 5 × 5 = 25, 26 हो रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 5 बार में काम खत्म हो जा रहा है, पूरा खत्म हो जा रहा है। तो 5 दूनी क्या हो जा रहा है 10 हो जा रहा है। तो n बराबर आपको क्या मिल रहा है 10 मिल रहा है। तो अब पदों की संख्या आप क्या कह सकते हैं, पदों की संख्या 10 है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। इस प्रश्न का जवाब कैसे आपको देना है, कैसे आपको चीज़ों को लिखना है, कैसे आपको फार्मूलों को यूज़ करना है और कैसे आपको वीडियो को लाइक भी करना है। और अब अगले प्रश्न की बात करेंगे जो कि है तीसरे का ख नंबर प्रश्न। कह रहे हैं संख्या इसको p/q के रूप में लिखिए। हमारे पास जो संख्या है वो क्या है 0.666 ... इसको हमको p/q के रूप में प्रदर्शित करना है। आप इसको सवाल को पूरा उतार भी सकते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना ये x बराबर इतना कुछ है। अब हम यहाँ पे सवाल को हल करना शुरू करेंगे और ज़्यादा कोई इसमें है नहीं कि x = क्या है। ये आपके पास 0.666 ... है। हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में, बहुत सिंपल सा काम, ये समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, ठीक है 10 से गुणा करने पर। भाई बात ये है कि इधर
दशमलव के बाद वाली जो गिनती है वो 6 एक ही गिनती है जो बार बार आ रही है, रिपीट कर रही है। तो उसी एक गिनती को हमको दशमलव से पहले लाना है, तो इस वजह से 10 से गुणा कर देंगे ताकि ये दशमलव के बाद वाले जो बार बार गिनती एक आ रही है वो दशमलव से पहले आ जाए। हम इधर से 10 से गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, इधर जब 10 से गुणा करेंगे दशमलव इधर खसक जाएगा, यानी 6.6 और देखिए बात यह है कि डॉट डॉट होने का मतलब बहुत बार 6 का आना है, तो इस वजह से आप यहाँ पे 6 कितनी भी बार लिख सकते हैं। और 6 के आगे जो 0 था वो गायब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं बचेगा, इस वजह से वो गायब हो गया। और आगे हम बात को बढ़ाएंगे और ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, बहुत सिंपल सा काम, घटाने पर आपको घटा देना है। आपका समीकरण नंबर 2 था 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 था x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। अगर आप यहाँ पे माइनस करते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होगा, बहुत ही आसान सा काम देखेंगे। दशमलव के बाद वाली पूरी गिनती मैच कर रही है तो दशमलव के बाद घट जाएगा, कितना भी 6 हो लेकिन दोनों मैच कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा। और इधर 6 में से 0 घटाने पर आपको 6 मिल जाएगा, बराबर 10x में 1x घटाने के बाद 9x मिल जाएगा। 9x बराबर आपको 6.0 दिखाई दे रहा है, जो कि आप कह सकते हैं कि 9x बराबर आपका 6 है। x बराबर आप कह सकते हैं 6 बटे आपका 9 है। और आप 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 3 9 करके x बराबर आप 2/3 कह सकते हैं। तो ये आपका इसकी वैल्यू हो चुकी है। आप चाहे तो इसको और लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 बराबर आपको मिल गया 2/3। ये आपका आंसर हो चुका है। ओके, अगला प्रश्न हम देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न को समझेंगे। कहा गया है वृत्त के व्यास AB के सिरे A के निर्देशांक दिए गए -2 व -7 तथा B के निर्देशांक दिए हैं 1 व -11 हैं। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करना है। वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है और केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। सवाल थोड़ी सी लंबी है, 2 नंबर का क्वेश्चन का है, तो भाई बात को हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे चीजों को लिखते हुए चलेंगे। तो प्रश्न को देखेंगे। भाई वृत्त का व्यास दिया गया है, हम यहाँ पे लिख लेंगे वृत्त का व्यास AB के सिरे A जो है वो क्या है -2, -7 तथा B जो है वो 1, -11 है। ऐसा हमने लिख लिया और हमने इसको बस यूं ही लिख लिया है, कोई बहुत विशेष काम तो नहीं देगा, बट यहाँ ये है कि ठीक ठाक लगेगा देखने में। और हम यहाँ पे एक सर्कल बना भी लेते हैं और इसका व्यास भी हम दिखा देते हैं, इसका हम केंद्र दिखा देते हैं। ये A और B है और इसके निर्देशांक -2, -7 ऐसे लिख लेते हैं। और यहाँ पे 1 और -11 भी हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि चूंकि केंद्र क्या होता है, केंद्र O AB का मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि केंद्र O AB का मध्य बिंदु है, इसलिए O के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो कैसे ज्ञात होते हैं भाई, सिंपल सी बात है। इसका x आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऐसा लिख देंगे ताकि आपको सूत्र पता चलता है। तो यहाँ पे -2 और 1 को जोड़ देंगे, -2 प्लस 1 बटे 2, और जगह मेरे पास कम हो गई, मैंने यहाँ पे नज़दीक ही फिगर भी बना दिया। आप थोड़ा दूर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और एक लाइन छोड़ देंगे तो और मज़ेदार रहेगा। और यहाँ पे -7 है और यहाँ पे प्लस करना चाहिए, लेकिन -1 था तो प्लस माइनस से -11 हो जाएगा, बटे 2 कर लेंगे। ये ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। आगे आ जाते हैं, बातों को बढ़ाते हैं। 2 में से 1 घटाने पर -1 बटे 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे 11 7 18 होता है, -18 बटे 2 हो जाएगा।
2 से काटने के बाद यहाँ पे 9 मिल जाएगा, ये तो कटेगा ही नहीं। तो -1/2 और -9 करके ये जो मिलेगा ये आपके मध्य बिंदु कितने दृश्यांक हो गए। ठीक है, तो ये एक आंसर तो मिल गया, आधा आंसर तो आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। त्रिज्या की लंबाई, भाई त्रिज्या की लंबाई आप ज्ञात करने के लिए OA निकाल सकते हैं या फिर OB निकाल सकते हैं या फिर AB का आधा भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कहूँगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के निर्देशांक निकालेंगे। हम AB से निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे O के साथ बटे वाली गिनती है, तो बटे वाली गिनती को हम थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे। तो पहले बात तो हम AB बराबर निकालेंगे। AB बराबर अंडर रूट करेंगे x1 - x2 प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 स्क्वायर। तो भाई x1 A का जो निर्देशांक है x है वो है 2 और इसका है -1, तो -2 - 1 करके हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक, सॉरी हाँ ठीक है, x1 - x2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y1 क्या है -7 है, y2 क्या है -11 है। तो -7 करेंगे -11 कर देंगे तो एक फार्मूले वाला माइनस करने की वजह से वो प्लस हो जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझना होगा क्योंकि होता है जो फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 - x2 होल स्क्वायर होता है प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर होता है। तो ये वाले माइनस की वजह से ये वाला जो माइनस है मिल करके क्या बन गया, +11 बन गया। तो आगे बात को बढ़ाएंगे और यहाँ पे -3 का स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 11 में से 7 गया तो मिल जाएगा आपको 4 का स्क्वायर, 7 4 11 4 स्क्वायर हो जाएगा। और आगे बात को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 3 का 9 मिल जाएगा प्लस 4 4 16 मिल जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल आपको 5 मिल जाएगा। तो 5 इकाई आपका क्या हो गया, ये व्यास हो गया, AB व्यास। और अगर हम त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा AB/2, तो यहाँ पर 5/2 कर देंगे तो आपको 2.5 आप इकाई कह सकते हैं कि आपके जो है त्रिज्या मिल चुकी है। तो आप इसका जवाब ऐसे दे सकते हैं या फिर 5/2 के रूप में दे सकते हैं, किसी भी रूप में देंगे आपका उत्तर प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, घ नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से सवाल है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे बात को। पहले फिगर बना के मैं आपको इसका आंसर दे देने की कोशिश कर लेता हूँ। तो भाई एक जीवा है जो केंद्र पर क्या बनाती है, 90 अंश का 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो हमको लघु वृत्तखंड का ये वाला कोण बना, इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। अब अगर आप इस लघु वृत्तखंड का, ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात है। वृत्तखंड इसको कहा जाता है, त्रिज्यखंड इस पूरे मटेरियल को कहा जाता है। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो आसान होता है, त्रिज्यखंड जो निकालना है उसका नहीं, त्रिज्यखंड का मैं बता रहा हूँ। त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है वो θ/360 और πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा मतलब अपना 90, यहाँ पे 90 की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा जूम आउट हो लेते हैं, अब आपको सब दिखाई देगा। तो थीटा का मतलब 90, 360 तय रहेगा, पाई तैसे रहेगा, आर का मान अपना ये 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वृत्तखंड इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे त्रिज्यखंड की जगह पे वृत्तखंड लिख देते हैं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें तो उसमें त्रिभुज संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, हम यहाँ पे इसका नाम AB और O दे देते हैं। तो त्रिभुज ABO का एरिया हमको माइनस करना होगा, ये करना होती है बातें। तो अब यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको जल्दी से आपको आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे 90/360 कर दिया, गुणते पाई रहने दिया, गुणते यहाँ पे 10 की घाते 2 कर दिया, 10 यानी कि त्रिज्या, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चूंकि ये 90 है तो ये आधार, ये लंब 90 होने की वजह से आधार लंब इसमें लग रहा है, और कोई कोण होता तो ये न लग पाता। तो इस वजह से हम यहाँ पे 1/2 आधार गुणते ऊंचाई कर सकते हैं, 1/2 आधार 10 गुणते ऊंचाई 10 कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा 5, 5 दामा यहाँ पे 50 हो जाएगा। यहाँ पे काटेंगे 9 चौक 36 होता है, 4 मिल जाएगा। यहाँ पे 10 दामा 100 हो जाएगा। 100 π/4 मिल रहा है, 4 से काट देंगे तो 25 मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमको मिल रहा है 25 π - 50। ठीक है, आपको ऐसा आंसर मिल रहा है। अब ये है आंसर है।
आप यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला काम है तो 22/7 रख दीजिए, दशमलव में गिनती मिलेगी और उसमें से घटा दीजिए, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हम कह सकते हैं इसमें से 25 हमने कॉमन ले लिया, 25 हमने कॉमन ले लिया तो π-2 बच गया, तो ऐसी स्थिति हो गई। अच्छा यहाँ पे π-2 करके अभी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लेते हैं 22/7 हो गया, -2 कर दिया, 7 नहीं 14 हो जाएगा, तो एलसीएम यहाँ पे 7 रहेगा, 22 - 7 नहीं 14, तो 22 में से 14 घटाने पे 6 2 8, 8/7 मिल गया है। तो ऐसा कुछ मिल गया है, तो हमको यहाँ पे मिल गया है 25, ठीक, गुणते 8/7, आप ऐसा कह सकते हो। डेसिमल में 25 चौके 100 और 2 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 200/7 हो जाएगा, 7 से भाग कर लेते हैं 200 को, तो 7 दूनी 14, बचेगा 6, 7 7 49, 7 8 56, बचेगा 4, डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 7 5 35, तो लगभग 28.5 और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर चलेगा जो आपके वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, पूरी बातें समझ में आई होंगी, और इसी प्रकार ये आपका तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। अब हम चौथे प्रश्न पे पहुंच चलेंगे।